सेक्शन डी में जो झारखंड का ये जो टॉपिक है, झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या, क्षेत्र एवं उनमें प्रचलित रीति रिवाज व संस्कार, तो इसके बारे में आपने प्रीलिम्स में पढ़ा ही होगा, सारे जनजातियों के बारे में। उसी का आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। तो इसे मैं अलग से नहीं बताऊंगी, बल्कि इसकी PDF मैं दे दूंगी। जितने भी जनजाति के बारे में आपने पढ़ा, जैसे संथाल, मुंडा, उरांव, हो, फिर खड़िया, चेरो, बेगा, बिरहोर इत्यादि जितनी भी जनजातियाँ हैं, उनके बारे में आपको एक एक करके यहाँ पे लिखना है। तो इसका थोड़ा बहुत यहाँ पे परिचय हम देख लेंगे और बाकी आप प्रीलिम्स में जो पढ़े हैं उसी से आप कंप्लीट करेंगे। जनजाति आबादी के दृष्टिकोण से झारखंड देश में 6ठे स्थान पर है, जहाँ कुल 33 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसमें 8 प्रकार की जो जनजातियाँ हैं ये अति प्राचीन अर्थात आदिम जनजातियों के रूप में चिन्हित की गई है। तो इससे पिछले प्रश्न में भी हमने देखा था कि झारखंड जो है ये जनजाति आबादी की दृष्टि में 6ठे स्थान पे है और झारखंड में कुल 33 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। पहले ये 32 प्रकार की थी, अभी इसमें एक पुरान ये ऐड हो गया है। इसके बाद 33 प्रकार की जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें से 8 प्रकार की जो जनजाति है ये अति प्राचीन जनजाति है, जिसे आदिम जनजातियाँ भी कहा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल 86,45,042 जनसंख्या जनजाति वर्ग से संबंधित है, जो प्रदेश की कुल आबादी का 26.21% है, अर्थात 1/4 आप लगभग कर सकते हैं। यहाँ की क्षेत्र से संबंधित अधिकांश जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। तो आपने जो जनजातियाँ ये सब पढ़ा है, तो इसमें से आपने अधिकतर जनजातियों को देखा होगा कि ये सभी जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से बिलोंग करती है, तथा अधिकांश जनजातीय भाषाएं ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित हैं। और इनकी जो जनजातीय भाषा है ये है ऑस्ट्रिक समूह वाली। और ये कौन सी प्रजाति से बिलोंग करते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। जबकि उरांव जनजाति एवं सौरिया पहाड़िया जनजाति की जो भाषा समूह है ये है द्रविड़ भाषा समूह। यहाँ पाई जाने वाली जनजातियों की जनसंख्या, वितरण, क्षेत्र एवं रीति रिवाज व संस्कार का क्रमवार वर्णन निम्न है। इस प्रकार से आप लिख के आप डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, हो, इस प्रकार से अनेक प्रकार की जितनी जनजातियाँ हैं 33, उनके बारे में एक एक करके लिख देंगे तो हो जाएगा। तो इसे हम नहीं करने वाले हैं। एक बार आप लोग का प्रीलिम्स में हो गया है तो उसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, झारखंड में औद्योगिक और नगर विकास, प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात और सीमेंट तथा कुटीर उद्योग। तो सबसे पहले औद्योगिक विकास देख लेंगे। तो इससे जो पहला प्रश्न है, झारखंड में औद्योगिक विकास, चुनौतियां एवं सरकार के द्वारा किए गए प्रयास की व्याख्या करें। तो इसमें सभी प्रकार के आपको उद्योग देखने को मिल जाएंगे। तो इसे शुरू करते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था की समृद्धि के मापन में औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसी भी क्षेत्र में अगर अर्थव्यवस्था की वृद्धि देखनी या करनी है तो हमें वहाँ पे उद्योगों को स्थापित करना होगा, जिससे अगर उद्योग स्थापित होंगे तो वहाँ पे रोजगार उत्पन्न होगा। रोजगार उत्पन्न होगा तो लोगों की आय अच्छी होगी, आय में वृद्धि होगी और जीवन स्तर सुधरेगा और लोगों की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी और आर्थिक विकास भी होगा। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था के समृद्धि के मापन में औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक खनिज बहुल राज्य होने के नाते झारखंड में औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ है। तो झारखंड खनिजों से संपूर्ण है, अर्थात परिपूर्ण। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे उद्योगों का विकास हुआ है, जो कि इन्हीं खनिजों पर आधारित है। हालांकि यहाँ के संसाधन का अवलोकन करें तो इसे अपेक्षित विकास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यद्यपि सरकार के हाली प्रयासों से उद्योगों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, ताकि संपूर्ण संसाधनों को बेहतर रूप से उपयोग किया जा सके। तो जिस प्रकार से यहाँ पे खनिज संसाधन है और जिस प्रकार से यहाँ पे उद्योगों का विकास होना चाहिए था, उस प्रकार से यहाँ पे उद्योगों की स्थापना नहीं की गई है, जिस कारण से यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो झारखंड है इसका अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। और झारखंड के सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए हैं ताकि इन खनिज संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके। भारतीय परिदृश्य में झारखंड एक खनिज बहुल राज्य है, जहाँ के राजस्व में खनन का योगदान लगभग 36% है। अगर झारखंड में औद्योगिक विकास की प्रारंभ से व्याख्या करें तो देखते हैं कि यहाँ पे 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा के नेतृत्व में भारत की पहली वृहद लौह इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। तो झारखंड जो है एक खनिज बहुल राज्य है। यहाँ पे
खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और जो कि लगभग 40% है। और यहाँ पे राजस्व कितना प्राप्त होता है खनन से, तो ये 36%, ये भारत के सापेक्ष। और यहाँ पे सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना 1907 में लगाया गया था और ये भी जमशेदजी टाटा के द्वारा, इनके नेतृत्व में। इनके द्वारा नहीं लगाया गया था क्योंकि इनकी जो मृत्यु है ये 1904 में ही हो गई थी। इसकी स्थापना दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी, जो कि वर्तमान में भी निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। 1924 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के प्रयास से भारत की पहली तांबा उत्पादन व तांबा शोधन कारखाना की स्थापना सिंहभूम के घाटशिला में हुई। तो ये आपको याद रखना है कि जो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के प्रयास से पहला तांबा उत्पादन और तांबा शोध कारखाना की स्थापना कहाँ की गई, तो ये घाटशिला में। कहाँ है, ये तो पूर्वी सिंहभूम में, जहाँ कुछ ही वर्षों के उपरांत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा तांबा निष्कर्षण व शोधन कार्य किए जाने लगे। 1938 में मुरी नामक स्थान पर भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा पहली एल्यूमिना उत्पादन का प्रारंभ हुआ। तो 1924 में घाटशिला में तांबा शोधन और तांबा उत्पादन कारखाना की स्थापना की गई और इसके बाद कुछ ही सालों के बाद यहाँ पे तांबा का निष्कर्षण और शोधन का कार्य किया जाने लगा। उसके बाद 1938 में मुरी नामक स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी का स्थापना किया गया, जिसमें से एल्यूमिना का उत्पादन किया जाने लगा। हालांकि विद्युत की कमी व अन्य राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णयों की शिथिलता के कारण बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के उत्पाद के निर्माण हेतु एल्यूमिना को राज्य से बाहर भेजा जाता है। झारखंड में इंजीनियरिंग उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग HEC की स्थापना की गई है। तो 1938 में एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना तो की गई रांची के मुरी में, परंतु विभिन्न कारणों से जैसे कि राजनीतिक, प्रशासनिक इत्यादि कारणों से एल्यूमिनियम के उत्पाद का निर्माण यहाँ पे नहीं होने लगा, जिसके कारण एल्यूमिना को यहाँ से बाहर भेजा जाने लगा, जैसे कि केरल हो गया, मुंबई और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में। इसके बाद इंजीनियरिंग उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में HEC की स्थापना की गई, जो कि रांची के हटिया में स्थित है। हालांकि वर्तमान में ये झारखंड का प्रमुख उद्योग के रूप में माना जाता है, जिसके सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने हालिया मोमेंटम झारखंड के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। तो 2017 में मोमेंटम झारखंड एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी के अंतर्गत इस उद्योग के मजबूतीकरण करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। देश के औद्योगिक विकास में राष्ट्रीय उद्योगों की महत्ता को समझते हुए झारखंड में कई जगह भारी रासायनिक उद्योगों की स्थापना की गई, जिसमें सिंदरी, घाटशिला, जमशेदपुर में H2SO4 प्लांट अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, टाटा केमिकल्स के द्वारा जमशेदपुर में बहुउपयोगी सोडा एस एवं कास्टिक सोडा संयंत्रों की स्थापना की गई। तो झारखंड सरकार के द्वारा उद्योगों की महत्ता को समझते हुए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई, जिसमें रासायनिक उद्योग भी शामिल थे, जैसे कि सिंदरी में उर्वरक कारखाना, फिर घाटशिला में, फिर जमशेदपुर में सल्फ्यूरिक एसिड और टाटा केमिकल्स के द्वारा जमशेदपुर में सोडा एस एवं कास्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना की गई। आगे है, देश में उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा पहली रासायनिक उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी में 1951 में की गई। और सिंदरी कहाँ है, तो ये धनबाद में स्थित है। इसी प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना एवं एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जहां वर्तमान में भारत के सर्वाधिक उन्नत तकनीक के आधार पर इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। निकट भविष्य में इस संयंत्र से लगभग 100 लाख टन इस्पात निर्माण का लक्ष्य रखा गया, अर्थात ये भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई और यहाँ पे भारत का सर्वाधिक उन्नत किस्म का उन्नत तकनीक के आधार पे इस्पात का उत्पादन किया जाता है। और ये भी लक्ष्य रखा गया है कि भविष्य में इसमें 100 लाख टन इस्पात निर्माण किया जाएगा, अर्थात ये भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी बनने की ओर अग्रसर है। इनके अलावा राज्य में कांच उद्योग का विकास भुरकुंडा, कतरासगढ़, कांड्रा में किया गया है। वहीं भारत के 10वें प्रमुख सीमेंट उत्पादन में जपला, सिंदरी, झींकपानी, जमशेदपुर, बोकारो, कुमारदुबी जो कि धनबाद में है, संयंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उर्वरक खाना और लो इस्पात कारखाना के अतिरिक्त यहाँ पे कांच उद्योग का भी स्थापना किया गया है, जो कि भुरकुंडा, कतरासगढ़ और कांड्रा में है।
और वहीं भारत के 10वें प्रमुख सीमेंट उत्पादन में जपला, सिंदरी, झींकपानी, जमशेदपुर, बोकारो, कुमारदुबी इत्यादि महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये जपला, पलामू में ही लगाया गया था 1921 में। उपर्युक्त उद्योग मुख्यतः केंद्र प्रायोजित है। तो ये सारे जितने भी उद्योग लगाए गए हैं ये केंद्र के द्वारा लगाए गए हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा देश के अन्य क्षेत्रों के विकास में प्रयुक्त किया जाता है, जिस कारण झारखंड के समावेशी अर्थव्यवस्था में इसका योगदान अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा उद्योगों का संकेंद्रण कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होने से कई क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं। हालांकि इन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए राज्य द्वारा 4 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदित्यपुर, रांची, बोकारो एवं संथाल परगना में किया गया है। आपने पढ़ा होगा आइडा, रायडा, बायडा और अस्पाइडा। इनकी स्थापना क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए किया गया है, ताकि जिस क्षेत्र में भी उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाई है वो क्षेत्र पिछड़े ना, ताकि क्षेत्रीय संसाधनों के समुचित दोहन के आधार पर विकास को राज्य के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके। इसी संकल्प के साथ 3 मई 2016 को राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया है, जो उद्योगों के लिए भूमि बैंक का अधिग्रहण करने, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योगों की स्थापना करने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों का संरक्षण, औद्योगिक क्लस्टर के निर्माण व सब्सिडी प्रदान करने इत्यादि के लिए समर्पित एक प्रशासनिक अधिकरण है। तो झारखंड सरकार के द्वारा 3 मई 2016 को झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। तो ये क्या करता है? तो ये भूमि बैंक का अधिग्रहण करता है, सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत एक ही प्राधिकरण में सारे कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, अर्थात जो भी उद्योगपति हैं उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही स्थान पे सारे कार्य उनके जो भी होते हैं वो संपन्न हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ ये MSME को संरक्षण देता है, औद्योगिक क्लस्टर के निर्माण और सब्सिडी भी प्रदान करने का कार्य करता है। इनके अलावा झारखंड सरकार ने 2016 ईस्वी में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें खनिज आधारित उद्योगों के साथ इनके सहायक उद्योगों व अन्य संसाधन जैसे कि कृषि, वन, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि पर आधारित विस्तृत कार्य योजना का निर्माण किया, जिसमें ये कोशिश की गई कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र एवं PPP भागीदारी आधारित उद्योगों के विकास को संभव बनाया जा सके, साथ ही कुटीर उद्योगों को संरक्षित किया जा सके। तो झारखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के बाद झारखंड सरकार के द्वारा 2016 में नई औद्योगिक नीति लाई गई और अभी 2022 में भी नई औद्योगिक नीति लाई गई है। उसमें भी जो नीतियों की घोषणा की गई है उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जिसमें 2016 वाले जो औद्योगिक नीति थी, इसमें खनिज आधारित उद्योगों के साथ इनके सहायक उद्योग और अन्य संसाधन जैसे कि कृषि, वन, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि पर विस्तृत कार्य योजना का निर्माण किया गया, और जिसमें ये कोशिश की गई कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भागीदारी आधारित उद्योगों के विकास को संभव बनाया जा सके, और इसमें कुटीर उद्योगों को संरक्षित करने की भी बात कही गई। इस नीति के अंतर्गत एक समेकित परियोजना निवेश अनुदान की सुविधा प्रदान की गई, जिसमें मेगा इकाइयों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के उद्योगों को कर रियायत व कुछ शर्तों के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। उदाहरण स्वरूप झारक्राफ्ट के माध्यम से वैसे उद्योग जो वर्ष 2000 से ज़्यादा, यहाँ पे प्रतिवर्ष हो जाएगा, जो प्रतिवर्ष 2000 से ज़्यादा प्रशिक्षु को कौशल विकास प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं, वैसे उद्योगों में प्रति प्रशिक्षु 5000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे उद्योग जिसमें 100 लोगों को रोजगार दिया गया है उन्हें अष्टांग शुल्क में 50% की सब्सिडी दी जाएगी, अर्थात 50% छूट दी जाएगी। रेशम, हस्तकरघा, हस्तशिल्प इन में से एक के लिए 200 प्रत्यक्ष रोजगार के साथ तथा एक से अधिक के लिए 1000 प्रत्यक्ष रोजगार वाली इकाई प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी निवेश के 25% या अधिकतम 50 लाख रुपए की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी प्रकार मेगा हो जाएगा, मेगा 2 उद्योगों को विद्युत शुल्क में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। IT उद्योग में 50 या अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर 2 या फिर 2.5 लाख प्रति
नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। आपको इतना बिल्कुल नहीं लिखना है और ये आपको याद भी नहीं रहेगा, इसीलिए आप इसे छोड़ सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ जो अभी मैंने बताया, ये और इसके ऊपर वाला ये। फिर आगे है, राज्य के तसर रेशम के उत्पादन, विपणन व अनुसंधान कार्य के लिए रांची एवं खरसावां में सिल्क पार्क की स्थापना की गई है। ये आप याद रखेंगे, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट भी हैं। रांची एवं खरसावां में सिल्क पार्क की स्थापना की गई है, जो पिस्का नगरी में स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्देशित किया जाएगा। तो तसर रेशम के उत्पादन, विपणन और अनुसंधान के लिए, अर्थात उत्पादन, बिक्री और इसके रिसर्च के लिए रांची एवं खरसावां में सिल्क पार्क की स्थापना की गई है, जो पिस्का नगरी में स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्देशित किया जाएगा। वन पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए जमशेदपुर, चाकुलिया तथा रांची में प्लाईवुड कारखाने स्थापित किए गए हैं। और वन पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए रांची और चाकुलिया, जो कि जमशेदपुर में स्थित है, यहाँ पे प्लाईवुड कारखाने स्थापित किए गए। कागज एवं लुगदी उद्योग के लिए संथाल परगना में लघु एवं बृहद इकाई स्थापित करने व पुराने संयंत्रों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे पर्यटन उद्योग की भी असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, फिर झील है, प्राकृतिक वातावरण है, जनजाति है जिनकी अपनी कल्चर है, रहन सहन है। तो इस कारण भी यहाँ पे पर्यटन उद्योग की विकास हो सकती है। तो झारखंड के उच्चावचीय संरचना व प्राकृतिक खूबसूरती के आधार पर राज्य में पर्यटन उद्योग की असीम संभावनाएं हैं। सरकार ने इससे संबंधित ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की है, जिसमें पर्यटन स्थलों पर आवासीय एवं घर परिसर में सुविधाओं व संरचनाओं के निर्माण के लिए नगद सहायता व बिजली सब्सिडी दी जाती है। राज्य के 3, 4, 5 स्टार होटलों को 5 वर्षों तक विलासिता कर में 50% की छूट दी जाती है। तो जो टैक्स स्लैब है उसमें विलासिता कर भी शामिल है, तो उसमें जितना भी विलासिता कर लगता है उसमें 50% की छूट दी जाएगी, ये 3, 4 और 5 स्टार होटलों को। और पर्यटन उद्योगों के लिए सरकार के द्वारा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की गई है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें पर्यटन स्थलों पर आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी और घर परिसर में सुविधाओं व संरचनाओं के निर्माण के लिए नगद सहायता व बिजली सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पे घर परिसर से आशय है कि जो हमारे घर हैं उन्हीं में पर्यटकों को रहने के लिए आवास की सुविधा और इसके साथ अलग से भी आवास प्रदान किए जाएंगे। तो राज्य में उद्यमियों के शिकायत व विवाद के निपटारे के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में अपीलीय प्रशिक्षण का गठन किया गया है। झारखंड के 6 जिला लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची एवं कोडरमा में एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हब अर्थात इंडस्ट्रियल हब विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे, तो झारखंड के 6 जिले लातेहार में, फिर चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची। तो रांची जो कि राजधानी है और साथ ही साथ यहाँ पे कोडरमा, तो यहाँ पे रांची, उसके बाद इसी से सटा हुआ रामगढ़, फिर हजारीबाग और चतरा तथा लातेहार और इसी के साथ कोडरमा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब विकसित किया जा रहा है। झारखंड में सिंदरी उर्वरक कारखाने के पुनरुद्धार के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। ये सब आपको बिल्कुल नहीं याद करना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, झारखंड में औद्योगिक पार्क की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए 2015 में झारखंड औद्योगिक पार्क नीति की घोषणा की गई है। बस इतना ही, इसके बाद आगे आपको नहीं देखना होगा। फिर थर्ड पॉइंट जो है, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लगाने, उनका तकनीकी उन्नयन करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 की स्थापना की गई है, जिसमें निजी निवेशकों को अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये सब आपको इतना ही आप देखिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जितने भी नीति बनाई गई है उनके बारे में एक एक पॉइंट करके, एक एक लाइन करके आप लिख सकते हैं। जैसे कि झारखंड में निर्यात नीति 2015 की घोषणा की गई और फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 2016 में फिल्म नीति की घोषणा की गई और जिसके अंतर्गत पतरातू घाटी को फिल्म सिटी बनाने का योजना बनाया गया है। तो इसके समक्ष अब चुनौतियाँ क्या क्या आएंगी ये देखते हैं। तो झारखंड परंपरागत रूप से खनिज पदार्थों
का उत्पादक एवं निर्यातक रहा है। यहाँ खनिज उत्पादन भी किया जाता है और यहाँ से खनिजों का निर्यात भी किया जाता है, जबकि इन खनिजों पर आधारित उद्योगों का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था खनिज आधारित उद्योगों का, वहाँ इस प्रकार से नहीं हो पाया है। जैसे कि कोयला को देख ले, बॉक्साइट को देख ले, यहाँ पे नंबर 1 झारखंड जो है ये नंबर 1 पे है कोयला के भंडारण के लिए, परंतु यहाँ पे उत्पादन कितना कम किया जाता है कि ये चौथे स्थान पे आ गया है। और बॉक्साइट से भी एल्यूमिनियम की प्राप्ति नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ से बॉक्साइट को एल्यूमिना बना करके अलग अलग राज्यों में भेज दिया जाता है। फिर बृहद उद्योगों के सहारे सहायक उद्योगों का कम विकास होना। तो बड़े बड़े जो भी उद्योग हैं उसके जो भी सहायक उद्योग हैं उनका विकास नहीं हो पाया है। खनिज उद्योगों के अलावा कृषि, वन, सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्सटाइल, बागानी इत्यादि जैसे संसाधनों से संबंधित उद्योग का विकास न हो पाना। और चौथा पॉइंट है राज्य में ताप विद्युत व जल विद्युत उत्पादन क्षमता का कम होना औद्योगिक विकास के मार्ग में बड़ी रुकावट है। तो यहाँ पे ताप विद्युत और जल विद्युत का भी उत्पादन उस प्रकार से नहीं किया जाता है जिस प्रकार से होना चाहिए और जिस प्रकार से हो सकती है। तो ये भी एक औद्योगिक विकास के मार्ग में बाधा बनती है। उद्योगों के लिए सड़क, संचार सुरक्षा, प्रशासनिक जटिलता, भूमि बैंक निर्धारण से संबंधित नीतियों का अभाव, पुनर्वास एवं विस्थापन से संबंधित पर्याप्त नीतियों का अभाव है इत्यादि। इसी कारण राज्य में पूंजी निवेश का बेहतर वातावरण निर्मित नहीं हो पाता है। यहाँ पे जो लोग हैं उद्योगपति यहाँ पे पूंजी निवेश करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार से उन्हें सहायता नहीं मिलती है। जैसे कि बिजली की कमी, सुरक्षा की कमी, प्रशासनिक जटिलता, फिर भूमि बैंक अधिग्रहण करने में भी समस्याएं आती है, जिसके कारण यहाँ पे उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही साथ परिपक्व श्रम संगठनों का अभाव, यहाँ पे श्रम संगठन भी नहीं बनाए गए हैं जो कि एक उच्च दर्जे का हो। अब हम देखेंगे लौह उद्योग, आयरन इंडस्ट्रीज इन झारखंड। झारखंड खनिज संपन्न राज्य है जहाँ धात्विक खनिजों के साथ साथ शक्ति खनिजों की प्रचुरता है। धात्विक खनिजों में जहाँ लौह अयस्क सबसे अधिक मात्रा है, वहीं शक्ति खनिजों में कोयला के बृहद भंडार यहाँ पे मौजूद है। तो झारखंड में धात्विक खनिजों की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ऊर्जा खनिजों की मात्रा भी काफ़ी है, ऊर्जा या फिर शक्ति खनिज। तो धात्विक खनिजों में जहाँ लौह अयस्क की सबसे अधिक मात्रा संचित है, वहीं पे ऊर्जा खनिज या फिर शक्ति खनिज में कोयला का जो भंडार है ये बहुत ज़्यादा, और भंडारण के स्थान पे नंबर 1 है झारखंड। किसी भी उद्योग के स्थापना के प्रारंभिक महत्वपूर्ण कारणों में जहाँ कच्चा माल और शक्ति के संसाधन मुख्य है, वहीं अन्य कारणों में श्रमिक, पूंजी, बाजार, परिवहन, जल उपलब्धता इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। उद्योगों की स्थापना वहीं होती है जहाँ पे उन्हें कच्चा माल मिले और कच्चा माल के साथ साथ शक्ति के भी संसाधन अर्थात विद्युत या फिर ऊर्जा के संसाधन मिले, और उसी के साथ साथ सस्ते श्रमिक भी मिलने चाहिए और बाजार भी, परिवहन व्यवस्था भी सही होनी चाहिए और जल की उपलब्धता भी हो, तभी वहाँ पे उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। झारखंड में लौह अयस्क उद्योग की स्थापना वेबर के औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत के अनुसार हुई। ये जो वेबर का सिद्धांत है ये हम पढ़ेंगे सेक्शन सी में। किसी भी उद्योग की स्थापना किस प्रकार से होती है और कौन से क्षेत्र में अधिक उद्योग स्थापित होते हैं, ये वेबर के द्वारा बताया गया है, और यही जो सिद्धांत दिया गया उनके द्वारा, इसी को औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि लौह अयस्क उद्योग के लिए भारी कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसका वजन प्रसंस्करण के बाद अर्थात प्रोसेसिंग के बाद घट जाता है। तो लोहा जब खनिज के रूप में रहता है तब इसका वजन काफ़ी ज़्यादा रहता है, और उसके बाद जब इसका प्रोसेसिंग करके इससे उत्पाद बना लिया जाता है तो इसका जो वेट होता है ये काफ़ी कम हो जाता है। यही कारण है कि लौह अयस्क उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में तथा शक्ति संसाधन क्षेत्र के बीच स्थित है। झारखंड में 2 बृहद लौह इस्पात उद्योग हैं। पहला है टिस्को, दूसरा है बोकारो स्टील प्लांट। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी। टिस्को, इसकी स्थापना यहाँ पे 1907 हो जाएगा। 1907 में स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी, जबकि उत्पादन इसमें 1911 में प्रारंभ हुआ। इसके स्थापना के कारक
लौह अयस्क और कोयला पेटी में स्थापित होना। तो झारखंड जो ये लौह अयस्क और कोयला पेटी के क्षेत्र में ही स्थित है, जिसके कारण ये एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है इसकी स्थापना का। तो इस क्षेत्र में उत्तम कोटि के लौह अयस्क की उपलब्धता नोवामुंडी, गुआ, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और सुलेपत में मौजूद थी। इन क्षेत्रों में हेमेटाइट किस्म का लोह जो है ये सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, जबकि मैग्नेटाइट लौह अयस्क गुआ और मनोहरपुर की खान से प्राप्त होती है। तो लोहा का कितना प्रकार होता है? हेमेटाइट, सीडेराइट, सीडेराइट और मैग्नेटाइट। तो इसमें से भी जो सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है लौह अयस्क, ये मैग्नेटाइट होता है और उसके बाद हेमेटाइट का नंबर आता है। तो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट लौह अयस्क पाई जाती है और सबसे कम मैग्नेटाइट पाई जाती है। और मैग्नेटाइट भी कहाँ पाई जाती है? तो गुआ और मनोहरपुर की खान से। उत्तम किस्म का कोयला झरिया से, क्रोमाइट चाईबासा से, चूना पत्थर डोलोमाइट पनपोस और सुंदरगढ़ जो कि उड़ीसा में स्थित है यहाँ से प्राप्त होता है। तो इसे कोयला कहाँ से मिलती है? झरिया से टिस्को को, और क्रोमाइट चाईबासा से मिलती है। चूना पत्थर कहाँ से मिलती है? और डोलोमाइट तो ये पनपोस और सुंदरगढ़ से। इसी प्रकार जल विद्युत डीवीसी और स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना से प्राप्त होता है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन से इसे जल प्राप्त होता है, जल विद्युत, और स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना से भी इसे जल विद्युत की प्राप्ति होती है। कोलकाता से मात्र 240 किलोमीटर दूर होने के कारण इसे बृहद बाजार की निकटता भी प्राप्त है। तो इसके लिए एक बाजार भी है जो कि कोलकाता है, और वहाँ से ये मात्र 240 किलोमीटर ही दूर है, जहाँ यह अपने उत्पादों को बेच सकता है और निर्यात कर सकता है। तो कोलकाता एक बंदरगाह भी है हुगली नदी पे, तो यहाँ से ये बाहर के देशों में निर्यात भी करता है। दूसरी तरफ कोलकाता मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थापित होने के कारण मुंबई इसके लिए द्वितीयक बाजार का काम करता है। तो पहला बाजार कोलकाता हो गया, और रेल लाइन कोलकाता मुंबई से रेल लाइन भी गुजरती है, जिससे ये मुंबई में भी अपने उत्पाद बेचता है, और इसी कारण मुंबई जो इसके लिए द्वितीयक बाजार का काम करता है। उसके बाद उत्पादन, तो टिस्को कृषि सामान एवं मशीनरी का उत्पादन करने के अलावा मशीनरी सामानों, औद्योगिक मशीनों, रेल पटरी, वैगन, तार, पाइप, फिश प्लेट, स्लीपर कोच, लोहे की चादरें इत्यादि विविध सामानों का उत्पादन करता है। तो टिस्को के द्वारा क्या क्या उत्पादन किया जाता है? तो कृषि सामान एवं मशीनरी का उत्पादन के अलावा, अर्थात मशीन और कृषि सामान बनाने के अलावा, ये औद्योगिक मशीनें, रेल पटरी, वैगन, ये भी रेल का एक पार्ट है, तार, पाइप, फिश प्लेट, स्लीपर कोच और लोहे की चादरें इत्यादि विविध प्रकार के सामानों का निर्माण करता है। जितने भी आप लोहे के सामान देखेंगे, इन सारे उत्पादों का उत्पादन टिस्को के द्वारा किया जाता है। दूसरी तरफ टिस्को की औद्योगिक सुविधाओं के आधार पर अन्य विविध इंजीनियरिंग एवं मशीनरी के उद्योगों की स्थापना हुई है, जैसे कि टीन प्लेट फैक्ट्री, वायर फैक्ट्री, टाटा लोकोमोटिव एवं इंजीनियरिंग वर्क टेल्को। अब अगला जो है ये बोकारो स्टील प्लांट है। तो देश का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है बोकारो स्टील प्लांट, जिसकी स्थापना दामोदर कोयला क्षेत्र में बोकारो के पास तृतीय पंचवर्षीय योजना 1964 में किया गया। तो बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में स्थित है और इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1964 में किया गया, और ये देश का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है। और स्थापना के कारण क्या है? तो उत्तम किस्म के कोयले की प्राप्ति निकटवर्ती क्षेत्रों से, मुख्यतः झरिया, बोकारो, रानीगंज से। तो इसे कोयले की प्राप्ति कहाँ हो जाती है? तो बिल्कुल ही पास झरिया से, फिर बोकारो और रानीगंज से। फिर लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है इसे? लौह अयस्क तो ये मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर जामदा और सारंडा की खानों से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, और राउरकेला से लौटते वैगन लौह अयस्क, मैग्नीज तथा चूना पत्थर लाते हैं। यद्यपि कैमूर की पहाड़ियों का चूना पत्थर नज़दीक है, लेकिन वीर मित्रपुर से विकसित रेल सुविधा के कारण चूना पत्थर लाया जाता है। तो राउरकेला से यहाँ पे इसे लौह अयस्क मिल जाता है और मैग्नीज भी मिलता है, और साथ ही साथ चूना पत्थर भी मिलता है। अगर ये कैमूर की पहाड़ियों से भी चूना पत्थर ला सकता था क्योंकि ये नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे परिवहन सुविधा न होने के कारण ये वीर मित्रपुर से ही
रेल सुविधा के कारण चूना पत्थर लाता है। दामोदर नदी पर तेनूघाट बांध से नहर द्वारा संयंत्र और शहर दोनों के लिए पानी की प्राप्ति होती है। तो तेनूघाट बांध से नहर के द्वारा संयंत्र को भी और शहर को भी पानी की सुविधा प्राप्त हो जाती है और डीवीसी के जल विद्युत के अलावा ताप विद्युत की भी प्राप्ति हो जाती है। कोलकाता जैसे बाजार और बंदरगाह की सुविधा भी इसे प्राप्त है, तो इसे पानी भी मिल जाता है तेनूघाट बांध से नहर के द्वारा जो लाया जाता है, और डीवीसी के माध्यम से जल विद्युत इसकी भी प्राप्ति हो जाती है और इसके साथ ही साथ ताप विद्युत की भी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात कोयले से जो बिजली बनाया जाता है उसका भी और जल से जो बिजली बनाई जाती है उसका भी इसे प्राप्ति हो जाता है। और कोलकाता जैसे बाजार भी इसके पास है और बंदरगाह की भी सुविधा इसे प्राप्त है जो कि कोलकाता में ही स्थित है। इसका उत्पादन 5 लाख टन कच्चा लोहा और 1.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। तो ये हो गया 2 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग जो कि बोकारो स्टील प्लांट और दूसरा टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके बाद अगला है सीमेंट उद्योग। झारखंड में सीमेंट उद्योग की स्थापना एवं विकास का प्रमुख कारण कच्चे माल की प्राप्ति से जुड़ा है। तो यहाँ पे कच्चा माल जो है सीमेंट के उद्योग के लिए ये आसानी से प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। चूँकि 1 टन सीमेंट के उत्पादन में 1.3 टन चूना पत्थर, 1.33 टन कोयला और बड़ी मात्रा में जिप्सम की आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल उत्पादन के बाद वजन ह्रास, यहाँ पे ह्रास हो जाएगा, वजन ह्रास वाले कच्चे माल है। इसलिए वेबर के औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत के अनुसार सीमेंट उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में होने पर ज़्यादा लाभप्रद हो सकती है। तो 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए? 1.3 टन चूना पत्थर, 1.33 टन कोयला और इसी के साथ साथ जिप्सम की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन हो रहा है कम और इसके लिए कच्चा माल अत्यधिक चाहिए। तो ये भी कैसा उद्योग हो गया? ये भी वजन ह्रास उद्योग हो गया। वजन ह्रास का अर्थात तो इसका जो मतलब हो गया, अगर कोई भी हम उत्पादन करते हैं तो उसमें जितना भी कच्चा माल चाहिए होता है उसका वजन ज़्यादा होता है, और जब ये सामान बन जाता है, उत्पाद बन जाता है, तो इसका जो वजन है ये कम हो जाता है। इसे ही हम वजन ह्रास कहते हैं। तो ये सभी कच्चे माल उत्पादन के बाद वजन ह्रास वाले कच्चे माल है। इसलिए वेबर के औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत के अनुसार सीमेंट उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में होने पर ज़्यादा लाभप्रद हो सकती है। तो वजन ह्रास वाले उद्योगों का स्थापना वहीं पे करना चाहिए जहाँ पे कच्चा माल की प्राप्ति हो, क्योंकि कच्चा माल भारी होता है और भारी होने के कारण अगर वहीं पे हम उद्योगों की स्थापना करेंगे तो परिवहन के लिए हमें लागत ज़्यादा नहीं लगेगा, जिसके कारण हमें इसमें भी बचत होगी। और इस उद्योग से जब उत्पाद बन जाता है तो उसकी जो वज़न है ये कम हो जाती है, और वज़न कम होने के कारण हम कहीं भी परिवहन कर सकते हैं आसानी से, और उसकी जो लागत है ये कम पड़ेगी, क्योंकि इसमें वज़न कम हो जाता है तो ये लागत ज़्यादा नहीं लगती है। उसके बाद है कच्चा माल। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल चूना पत्थर झारखंड में, यहाँ पे डैश हो जाएगा, चूना पत्थर झारखंड में चूना पत्थर की अधिकता जहाँ कैमूर श्रेणी और रोहतास पहाड़ियों में मिलती है, खासकर इसके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, वहीं चूना पत्थर के संस्तर अर्थात लेयर्स दामोदर नदी घाटी, स्वर्ण रेखा घाटी व पलामू क्षेत्र में भी मिलते हैं। तो चूना पत्थर सबसे अधिक झारखंड में कहाँ मिलता है? तो कैमूर श्रेणी और रोहतास पहाड़ियों के पास, जो कि बिहार में स्थित है, और साथ ही साथ पलामू एवं गढ़वा क्षेत्र में, खासकर इसके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में वहीं चूना पत्थर के लेयर्स पाए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ दामोदर नदी घाटी, स्वर्ण रेखा घाटी तथा पलामू क्षेत्र में भी मिलते हैं। तो पलामू मैंने यहीं पे बता दिया। तो इन क्षेत्रों में चूना पत्थर की प्राप्ति हो जाती है सीमेंट उद्योग को। फिर कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे आवश्यक खनिज है जो झारखंड में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोटार से झरिया तक फैला है, ये कोयला ही है। इसी प्रकार बोकारो और जमशेदपुर में स्टील प्लांट के निकलने वाले अमलगम या स्लग के आधार पर भी सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई। तो यहाँ से जो कचरा निकलता है इससे भी सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई है, क्योंकि इसके माध्यम से भी सीमेंट बनाया जाता है।
यहाँ स्लैग हो जाएगा। अब आगे है सीमेंट उद्योग केंद्र। तो झारखंड में कहाँ कहाँ पे सीमेंट उद्योग केंद्र स्थापित है, अर्थात सीमेंट उद्योग स्थापित है। तो झारखंड में महत्वपूर्ण सीमेंट उद्योग सिंदरी, बंजारी, झींकपानी, खेलारी या फिर इसे ही खलारी कहा जाता है, तो खलारी, कुमारधुबी, जपला इत्यादि क्षेत्रों में स्थापित है। इनमें सिंदरी का सीमेंट उद्योग ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाले बेकार पदार्थों पर आधारित है। तो जो सिंदरी वाला सीमेंट उद्योग है ये बेकार पदार्थों से यहाँ पे बनाया जाता है सीमेंट, जबकि जमशेदपुर का सीमेंट उद्योग स्टील प्लांट से निकलने वाले स्लग पर आधारित होता है, अमलगम पर। यहाँ पे स्लग ही होगा, स्लैग नहीं होगा। तो सिंदरी में सीमेंट का कैसे निर्माण किया जाता है, जो ब्लास्ट फर्नेस निकलता है उसके माध्यम से। आपने ब्लास्ट फर्नेस देखा होगा, अभी जो सीमेंट का ईंट बन रहा है वो इसी के माध्यम से बनता है, जिसे हम कहते हैं कि सीमेंट से बनाया गया, लेकिन ये ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से बनाया गया। और जमशेदपुर में जो सीमेंट का उत्पादन किया जाता है ये किसके माध्यम से किया जाता है, तो स्टील प्लांट से निकलने वाले स्लग पर आधारित है ये। इन सभी सीमेंट उद्योगों की उत्पादन क्षमता 1200 से 1500 टन प्रतिदिन की है, अर्थात एक दिन में ये इतने उत्पादन कर लेते हैं सीमेंट का, 1200 से 1500 टन। इन बड़े सीमेंट उद्योगों के अलावा राज्य में सीमेंट उद्योगों की छोटी इकाइयों की भी स्थापना का प्रयास चल रहा है। आगे है कुटीर उद्योग। तो ऐसे उद्योग जिसमें वस्तुओं का उत्पादन घरेलू स्तर पर परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर किया जाता है, उसे ही कुटीर उद्योग कहा जाता है। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि जहाँ पे परिवार के सभी सदस्य किसी उद्योग के रूप में काम कर रहे हैं और उत्पादन का कार्य उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, तो उसे ही कुटीर उद्योग कहा जाता है। यह पारिवारिक आय को बढ़ाने का सबसे प्रमुख स्रोत है। झारखंड में कुटीर उद्योग के अंतर्गत लाह उद्योग सबसे प्रमुख है, जिसके उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। इसके अलावा कुटीर उद्योग में बीड़ी बनाने का उद्योग, चटाई उद्योग, टोकरी उद्योग, खिलौना उद्योग, सिल्क धागा निर्माण उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग इत्यादि शामिल है। तो ये सारे जो उद्योग हैं ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं, जिनका निर्माण किसी परिवार के माध्यम से ही किया जाता है, सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर। कुटीर उद्योग में कौन कौन से उद्योग शामिल हैं, तो बीड़ी बनाने का उद्योग हो गया, उसके बाद चटाई उद्योग, फिर लाह उद्योग जो कि सबसे प्रमुख है, टोकरी उद्योग, खिलौना उद्योग, सिल्क धागा निर्माण उद्योग और कृत्रिम रेशा इत्यादि का उत्पादन के जितने भी उद्योग हैं ये सारे उद्योग कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और लाह के उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान पे है। लाह उद्योग, भारत का लगभग 41% लाह का उत्पादन अकेले झारखंड करता है। यहाँ पे करंट डाटा देख लीजिएगा, क्योंकि ये 41% नहीं होगा, लगभग 50 से 60% के बीच होगा। तो भारत का लगभग 50 से 60% लाह उत्पादन अकेले झारखंड करता है। प्रदेश में अनुकूल जलवायु के कारण लाह कीट का पालन पलास, खेर, बेर, कुसुम इत्यादि पेड़ों के पत्तों पर होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है जिससे कि लाह का कीट का पालन किया जा सके। लाह का उत्पादन केतकी, बैसाखी फसल के रूप में होता है। सर्वाधिक उत्पादन लगभग 70% बैसाखी फसल के रूप में होता है, और ये 11 JPSC के प्रीलिम्स में पूछी गई है कि सबसे ज़्यादा कौन से लाह का उत्पादन किया जाता है, जबकि 17% उत्पादन केतकी फसल के रूप में होता है। रांची, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, जहां साल में लाह के फसल का 4 बार उत्पादन किया जाता है। वहीं हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, जेठवी लाह को छोड़कर अन्य सभी लाह फसल का उत्पादन करते हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन कौन से लाह का होता है, तो ये बैसाखी लाह का होता है। बैसाखी फसल 70% और 17% केतकी का उत्पादन होता है। रांची, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पे साल में 4 बार लाह का उत्पादन किया जाता है, और वहीं पे हजारीबाग, चतरा, कोडरमा ये जेठवी लाह को छोड़ करके बाकी सारे लाह का उत्पादन करते हैं, अर्थात 3 प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं। यहाँ पे इधर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। लाह उद्योग के प्रमुख केंद्र झारखंड में रांची, बुंडू, खूंटी, गढ़वा, लातेहार, डाल्टनगंज, पाकुड़, चाईबासा, चक्रधरपुर, चांडिल इत्यादि हैं। तो ये सारे जो केंद्र हैं ये लाह उत्पादन के केंद्र हैं, ये सारे क्षेत्र। और लाह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है ये फ्रेंच, पोलिश, ग्रामोफोन,
ग्रामोफोन रिकॉर्ड का निर्माण, प्रिंटिंग स्याही के निर्माण, इलेक्ट्रिक सामानों के निर्माण, चूड़ियाँ बनाने तथा सील मोहरों के निर्माण में होता है। झारखंड का वार्षिक ला उत्पादन 15,000 टन है। तो ये हमारा औद्योगिक विकास भी कंप्लीट हुआ। और इससे पहले वाले चैप्टर का जो प्रश्न था जनजाति की रीति रिवाज, क्षेत्र, संस्कृति एवं जनसंख्या, वो सब आप प्रीलिम्स की जो PDF दी गई है उससे आप पढ़ लेंगे और उसकी क्लास भी ली गई है तो उससे आप देख लें। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ये है नगरों का विकास। झारखंड में नगरों का विकास, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आप पिछले प्रश्न से ही कर लेंगे जिसमें मैंने भारत के नगरों का विकास बताया है उसी से। बाकी इससे जो भी प्रश्न बनेगा 1-2 प्रश्न मैं इसे सबसे लास्ट में बता दूंगी, सेक्शन C ख़त्म करने के बाद। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6206193277।